चलिए बच्चा, तो अब अपन इसको एंडिंग कर लेते हैं, है ना। नाउ द टॉपिक इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। देखो जैसा हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि हम इकोलॉजी से जो कुछ भी लेते हैं हमें उसे लौटाना भी होता है। जीते जीवन जो भी कुछ लेंगे मरने के बाद वो सब वापस जाएगा जहां जहां से लिए थे। नहीं तो अगर सब सारा न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में लॉक होने लगे तो आने वाला जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। हर जनरेशन को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, उसके लिए हमारा बॉडी डेथ के बाद डिकम्पोज होने से सारा न्यूट्रिएंट्स वापस फ्री हो जाता है। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट वी मीन बाय न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। किसी भी इकोसिस्टम से कोई भी न्यूट्रिएंट कभी भी लॉस नहीं होता, वो हमेशा ही रिसाइकिल होता है। अब ये अलग बात है कि रिसाइकलिंग में कितना समय लगेगा, 1 साल, 10 साल, 1000 साल या लाख साल, पर वो रिसाइकिल होगा। ऑलमोस्ट कल या परसों का एक न्यूज है, एमपी में एक गांव है जहां लोग एक पत्थर का पूजा कर रहे थे, ठीक है, और पता चला कि वो पत्थर कुछ और नहीं, डायनासोर का अंडा है। ठीक है, फॉसिलाइज्ड डायनासोर एग। नाउ द थिंग इज कि भाई आप जिसको थोड़ा अजीबोगरीब सुंदर चमत्कारिक पत्थर मान के पूजा कर रहे हो, वो डायनासोर का अंडा है, वो तो अपना जगह पे है। बट माय पॉइंट इज कि भाई डायनासोर के अंडे में जो न्यूट्रिएंट्स थे तो आज भी लॉक्ड है। अगर वो अंडा है आज भी तो डिकम्पोज नहीं हुआ है तो कई बार फॉसिलाइजेशन अलग अलग तरीके से होता है। कई बार सेम का सेम चीज हूबहू फॉसिलाइज हो जाता है, कई बार वो चीज नहीं रहता। वो क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म था वो खत्म हो जाता है, बदले में नए ऑर्गेनिज्म, मतलब उन ऑर्गेनिज्म की जगह पे इनऑर्गेनिक पार्टिकल जमा हो जाते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही कई बार ऐसे भी फॉसिलाइजेशन होता है। फॉसिल्स का बहुत सारा टाइप होता है, पर वो हमारा इंटरेस्ट नहीं है। बट कई बार न्यूट्रिएंट्स लॉक रह जाता है बहुत हजारों लाखों साल तक। जैसे अभी अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फार्मिंग प्लांट्स पढ़े थे, वहां हम पढ़े कि कुछ बीज ऐसा भी मिला है आर्कटिक रीजन से तो 10,000 साल पुराना, लेकिन आज भी उगाने पे उग गया। तो उस बीज के अंदर न्यूट्रिएंट 10,000 साल से लॉक था, है ना, तभी तो जिंदा है, तो डिकम्पोज कर जाता। तो वही बात है कि समय कितना भी लग सकता है। अब मान लो बीज उग गया, पेड़ बन गया, अब वो पेड़ तो कभी मरेगा, जब मरेगा तो सारा न्यूट्रिएंट सब डिकम्पोज हो जाएगा। दिस इज इट। तो वो कभी भी होता नहीं, कभी ना कभी, लाखों साल, हजारों साल, कभी तो वापस आएगा। और इन न्यूट्रिएंट्स के साइकिल को बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। क्या बोलते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल, जहां बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म उसके साथ साथ ज्योग्राफी भी इन्वॉल्व है। क्योंकि न्यूट्रिएंट सिर्फ हमारे लिविंग में नहीं है, वो इनऑर्गेनिक पूल में भी जाते हैं। जैसे हो सकता है हमारे बॉडी में भी जो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर का था। एटमॉस्फेयर नॉन लिविंग थिंग है, तो हमारा न्यूट्रिएंट लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक्सचेंज करता है। तो बायोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल चीज के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। ओके, मेजरली 2 टाइप का होता है जो आपको पढ़ना है, वो है गैसियस और सेडिमेंट्री। कुछ साइकिल्स जो आसपास हो रहे होते हैं वो टोटली गैसियस होते हैं, वो सिर्फ गैस के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ गैस के फॉर्म में मिलते हैं। उनमें एक है नाइट्रोजन और एक है कार्बन। ठीक है, उसी तरह सेडिमेंट्री भी कुछ होते हैं, जैसे सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये कैसे हैं? सेडिमेंट। ठीक है, अब अगर आप इसको पढ़ोगे कार्बन साइकिल के बारे में, बहुत डिटेल में नहीं जाना आपने को, बस ये सारे पॉइंट्स आपको रीड करना है। ड्राई वेट कितना है, ग्लोबल कितना है, फॉसिल फ्यूल रिजर्वॉयर याद रखना। एक चीज और कि मेजरली वो किस फॉर्म में स्टोर्ड है। तो मेजरली जो हमारे पास कार्बन है किस फॉर्म में स्टोर्ड है? फॉसिल फ्यूल, कोयला, तेल, ये सब फॉसिल फ्यूल है ना, इन सब में कार्बन स्टोर्ड है। उसके अलावा ये सब बर्निंग ऑफ कोड या रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, बस रीड करिए। अच्छा, ये भी पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड वालों के लिए। एमसीक्यू का अगर इस टॉपिक से पूछता तो सबसे फेवरेट ये है, रिजर्वॉयर कार्बन का क्या है? फॉसिल फ्यूल्स। उसी तरह फास्फोरस में पढ़िए, फास्फोरस में 2-3 तरीके से होता है, बस ये पॉइंट याद करना है आपको। एग्जाम के साइकिल बनाना नहीं पूछेगा, आजकल नहीं पूछता इस तरह का सवाल, और पूछता भी तो आपके पास ऑप्शन होता है, स्किप करिए, उतना समय आपके पास नहीं होगा। फास्फोरस साइकिल में मेजरली फास्फोरस का काम क्या है हमारे बॉडी में? तो न्यूक्लिक एसिड और एनर्जी, जैसे एटीपी। एटीपी में पी क्या है? फास्फोरस, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो फास्फोरस एनर्जी में और न्यूक्लिक एसिड, हमारे डीएनए में भी फास्फोरस होता है।
फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, अगर नाम सुने हो तो, नहीं सुने हो जो मैथ्स वाले लोग थे वो केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, बायोमॉलिक्यूल्स में। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, ये हम भी पढ़ाएंगे, भी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो वहां पे फॉस्फोरस हमारे न्यूक्लिक एसिड और एनर्जी मैकेनिज्म में यूज होता है। हमारे शरीर में और बात करें तो दांत, नाखून या बाकी में सेल, उसमें भी यूज होता है। इसका रिजर्वोयर क्या है? रॉक। बाकी को आप एक बार बस रीड कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। एक बार आप रीड कर लीजिएगा, मैं टाइम दे दूंगा, पहले इकोलॉजिकल सर्विस डालता हूं। एक बार क्या हुआ ना, एक साइंटिस्ट बोले कि भाई हम लोग हर चीज का पैसा लेते हैं, एक काम करते हैं, एक बार इकोसिस्टम का हिसाब लगाते हैं। इकोसिस्टम के लिए अगर हम कुछ पैसा लगाएं तो कितना होगा? इकोसिस्टम क्या क्या करता है? हमारे को ऑक्सीजन देता है। अगर इकोसिस्टम नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता, तो हम लोग घर में एयर प्यूरिफायर लगाते, मशीन का खर्चा, बिजली बिल, मेंटेनेंस, तो कुछ तो खर्चा होता होगा ना। तो अगर इकोसिस्टम काम करता हो तो उसका कितना खर्चा होगा? इकोसिस्टम हमको खाना देता है, खाना पे हम कितना खर्चा करते हैं। इकोसिस्टम हमको रहने का जगह देता है, हम रेंट पे कितना खर्चा करते हैं। इकोसिस्टम हमको ऑक्सीजन दे रहा है, पानी दे रहा है, उसका कितना खर्चा करते हैं। जब सब हिसाब लगाए ना तो हमारे को आया, सब पे प्राइस टैग लगा, हर चीज पे हम लोग देखिए कि ऑन एवरेज 33 ट्रिलियन इकोसिस्टम काम करके देता है यूएस डॉलर में, ठीक है। अगर पूरे दुनिया में भी जितना पैसा हर साल कमाया जा रहा है ना, वो है 18 ट्रिलियन। पूरे दुनिया में हम जो कमा रहे हैं, तो रेंट के थ्रू, काम के थ्रू, सर्विस, किसी भी चीज में जो टोटल कमाई पूरे दुनिया में होता है एक साल में, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो जो हमारे यहाँ है वो है 18 यूएस ट्रिलियन, यूएस डॉलर ट्रिलियन। और इकोसिस्टम का अगर हम खर्चा निकालें तो हर साल आता है 33 यूएस डॉलर ट्रिलियन, ऑलमोस्ट डबल, 36 से 3 कम। मतलब अगर इकोसिस्टम जो काम करके दे रहा है उसका आपको खर्चा देना पड़े तो हम लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, आधा साल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, है ना। इसको ही एक प्राइस टैग दीजिए। कौन दिए थे वो इंपॉर्टेंट है, कौन दिए थे? रॉबर्ट कॉन्स्टांजा, ठीक है। कितना का प्राइस टैग लगा था? 33 यूएस बिलियन डॉलर, उल्टा बोल दिया, ट्रिलियन। 80 से मल्टीप्लाई कर दो, 250 कैसे पता जाएगा? ट्रिलियन तो समझते हो कितना होता है? मिलियन, मिलियन से ज्यादा बिलियन, बिलियन से ज्यादा ट्रिलियन, ठीक है। तो रॉबर्ट कॉन्स्टांजा किए थे 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर लगाए थे इकोसिस्टम का सर्विसेज, जो कि हम फ्री में यूज कर रहे हैं, ठीक है। इकोसिस्टम क्या क्या करके देता है उसके लिए, व्हाट इकोसिस्टम सर्विसेज आर? एयर प्यूरिफाई करता है, वाटर देता है, सूखा और बाढ़ को कम करता है, न्यूट्रिएंट को साइकिल करता है, मिट्टी बना के देता है, वाइल्ड लाइफ के लिए घर देता है, बायोडाइवर्सिटी देता है, हमारे खेत को पॉलिनेशन का आगे देता है। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो कोई फसल नहीं उगेगा, क्योंकि जितना भी बीज है वो पॉलिनेशन के बाद बनता है। उसके अलावा स्टोरेज साइट फॉर कार्बन, एटमॉस्फेयर कार्बन स्टोर करके रखना, तभी तो प्लांट यूज करना है उसको। उसके अलावा एस्थेटिक, कल्चरल, स्पिरिचुअल वैल्यू भी तो है, फूल यूज कर रहे हैं, सुबह सुबह आप प्राकृतिक छटा देखने जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ऐसा अच्छा मूवी, अच्छा इमेज देने के लिए आप खर्चा करते हो, आपको फ्री में नेचर दिखा रहा है ना। उस सबका पैसा जोड़ा गया था, तो आया कितना? 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और इस टोटल खर्चे में से जो मेजर खर्चा था, ऑलमोस्ट 50% खर्चा तो खाली न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और मिट्टी बनाने का था। ऑलमोस्ट 50, जैसे पता ना, मिट्टी नहीं हो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग तो कोई टिकेगा नहीं। उसके अलावा 10% क्लाइमेट रेगुलेशन को था और हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ को था, सॉरी, हाँ 50% में मिट्टी बनना, उल्टा हो गया, थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, थोड़ा उल्टा हो गया। मिट्टी बनाने का 50% खर्चा, ठीक है। आगे सुनिएगा, हमारे आसपास जो रिक्रिएशन होता है, नया चीज बन रहा है, और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए 10%, ठीक है। और क्लाइमेट रेगुलेशन और जानवरों के लिए, घर के लिए 6%। आपको ये डाटा रटा होना चाहिए, ठीक।
कौन किए थे प्राइस टैग? रॉबर्ट कॉन्स्टांजा। क्या किए थे भाई? टोटल 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर किए थे। वर्ल्ड के ग्लोबल इकोनॉमी के जस्ट डबल अप्रोक्सीमेटली। ग्लोबल इकोनॉमी कितना है? 18 ट्रिलियन यूएस डॉलर। क्या क्या करता है? एयर वाटर प्यूरिफाई करता है, बाढ़ सूखा रोकता है, पॉलिनेशन कराता है, मिट्टी बनाता है, बहुत सारा काम है। टोटल खर्चा में से 50% तो खाली मिट्टी बनाने में चला गया, बाकी का 10% नया चीज बनाने में और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करने में। दो में 10% दोनों, मतलब 50 60, 10% इसका तो 60, 10% इसका तो 70। ठीक। उसके अलावा क्लाइमेट रेगुलेशन और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में 6% ईच। ठीक। अब कुछ मिसलेनियस है, वापस से वही डाटा है जो आपको एक बार रीड करना है। हम आपको पूरा बता चुके हैं अभी तक के चैप्टर में, एक बार रीड कर लीजिए। एंड दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। पॉज करिए और रीड कर सकते हैं आप, है ना? कोई दिक्कत हो पूछ लीजिएगा मेरे से।